अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब और आज आपको बताएंगे कि नशे की लानत से लड़ने वाले और नशे की लानत से बच के निकलने वाले लोग कैसे होते हैं बनाम सरकार। 26 जून को दिन गुजरा है इंटरनेशनल ड्रग डे, और ये ड्रग डे के हवाले से ये आज का शो हमने रिकॉर्ड किया था। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ज़ेर एहतमाम एक सेमिनार मुनक़िद किया गया, उसमें ड्रग सर्वाइवर को भी बुलाया गया। उनसे भी आपकी बात करवाएंगे और आपकी उन लोगों से भी बात करवाएंगे जो दुनिया के लिए, जो लोगों के लिए, स्पेशली नौजवान नस्ल के लिए एक इंस्पिरेशन है। नौजवान बड़े तेज़ी से इसका शिकार हो रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में इसकी अवेलेबिलिटी को रोकने के लिए एंटी नारकोटिक फोर्स जो है वो दिन रात काम कर रही है और दिन रात कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस लानत से अपनी नौजवान नस्ल को बचाया जाए। तो आए आज उनके साथ एक दिन गुजारते हैं और बहैसियत एंटी नारकोटिक्स फोर्स के एम्बेसडर के, गुडविल एम्बेसडर के, ये शो कंडक्ट। हमारे साथ मौजूद हैं असद बिन सईद और हम उनसे बात करते हैं रिहैब के ऊपर, और वो एक सर्वाइवर हैं इसी ड्रग से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। भाई ड्रग में किस तरह पड़ गया? बस मैं एक्चुअली MBBS करने के लिए कराची गया हुआ था और वहाँ पे कुछ ऐसे दोस्त मिले। MBBS? जी, मैं MBBS का स्टूडेंट था और ड्रग एडिक्शन की वजह से वो ड्रॉप आउट हुआ। मैं थर्ड ईयर में उसको मुझे क्विट करना पड़ा। किस एज में स्टार्ट किया? 18 की एज में। आप 18 साल के थे। 18 साल का। और आपको पहली बार ड्रग्स किसने दिया? मुझे पहली बार दोस्तों के साथ, दोस्त वहाँ पे क्लास फेलोज थे और उनके साथ शुरू हुआ। तो आपको ये जब पता चला कि ये दोस्त किस तरह एडिक्ट हुए, इसमें स्कूल के अंदर हुआ? ये कॉलेज लाइफ में। कॉलेज लाइफ में हुआ। ये आप कौन से शहर से हैं? मैं बहावलपुर से। बहावलपुर से हैं। तो आप अपने स्कूल में थे, कॉलेज में थे, और कॉलेज में आपके दोस्तों ने आपको ये लगाया? जी जी सर। तो दोस्तों से आपने पूछा ये कहाँ से आता है? वहाँ कराची के, मैं उस टाइम कराची में था। अच्छा। और कराची में जो ड्रग्स की सिचुएशन है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक है। वहाँ पे जो हालात हैं कि इतना ओपनली हर चीज़ अवेलेबल है कि स्पॉट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों को भी किसी और दोस्त ने लगाया, क्योंकि जो नशे की बीमारी है इसकी जड़ें माशरे में होती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो माशरे में लोग ये एपिडेमिक की तरह फैलता है। हाँ। एक से दूसरे को लगा, दूसरे से तीसरे को लगा। तो किसी ने उन्हें लगाया, उनके साथ मैं बैठा तो मैंने कॉपी किया और फिर मैं शुरू हो गया। लेकिन मुझे कोई मेंटल ट्रॉमा था आपको? कोई इमोशनली, यानी कि माँ बाप का तवज्जो ना हो या दोस्तों में इस तरह हो, कोई बुली करता हो? देखें, एडिक्शन हर उस शख्स को हो जाती है। ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जिसका मूड का कोई ना कोई मसला होता है। मूड का मसला जेनेटिक भी हो सकता है और सोसाइटी से भी आ सकता है। ये भी हो सकता है कि सोसाइटी में आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हों जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब रहता हो। हाँ। और ये भी हो सकता है कि आपके जीन्स में, यानी प्राइमरीली ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको मूड्स के इशू आते हों। तो उस मूड को ठीक करने के लिए अगर गलती से किसी सोसाइटी के अंदर कोई बंदा नशा इस्तेमाल कर लेता है, हाँ, तो वक्ती तौर पे जो उसे मज़ा आता है, जो उसे अच्छी फीलिंग आती है, वो कहता है कि ये मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यानी इससे मुझे वो जो मसला हो रहा था मूड का, हाँ, वो वक्ती तौर पे ठीक हो गया। लेकिन वो वक्ती तौर पे जो सॉल्यूशन उसे दे रहा होता है, बाद में जाके वो ऐसा उसे चिपकता है कि फिर वो बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। आपको कब पता चला ये कि ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये अब आपके लिए लीथल होती जा रही है और आपको इसका इलाज करवाना? यकीन जाने मुझे नहीं पता चला। मुझे जब तक इलाज में नहीं लेके आया गया और एक साइंटिफिक तरीके से, प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं हुआ, मैं डिनाइल में ही रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं बीमार हूँ। मुझे ये लगता था कि मैं ठीक हूँ, मेरे आसपास वालों को इलाज की ज़रूरत है। वो सब बीमार हैं। वो सब बीमार है। कैसी बातें करते हैं कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि मेरे इर्द गिर्द आग ही आग लगी हुई थी, सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन नजर नहीं आ रहा था। नजर नहीं आ रहा था, आंखें बंद थी। क्यों? क्योंकि नशा आपको एक ऐसे इल्यूजन में रखता है कि आपको सामने आग लगी हुई है लेकिन आपको नजर नहीं आएगी। लोग चीख चीख के कह रहे होंगे कि यार बर्बाद हो रहे हो, तबाह हो रहे हो, होश करो, लेकिन आप कहोगे नहीं, सब मजे में है। अच्छा, मैंने सुना है, आपने मुझे बताया कि आप अब काउंसलिंग भी करते हैं। जी, मैं एडिक्ट्स की। जी। तो क्या बताते हैं आपको क्या नजर आता है कि अब सोसाइटी में नौजवान क्यों इस तरफ जा रहे हैं? देखें, वो तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि मूड्स के इश्यूज होते हैं। इमोशनल, बाज़ दफ़ा इमोशनल ट्रॉमा में भी होते हैं। इमोशनल ट्रॉमा से भी असल में जड़ तो वही मूड बनी ना, कि आपको कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम ज़िंदगी में आया जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब रहने लग गया। जब आपका मूड ख़राब रहना शुरू हुआ तो आप उसके लिए क्विक फिक्सेस ढूंढते हो। कभी आप खाना ज़्यादा खाने लग जाते हो, कभी आप, और ये मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन दे रहा हूँ, कुछ लोग रिलीजन की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, कुछ लोग सखावत ज़्यादा करने लग जाते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया यूज़ करने। ये सब कोई फिक्सेस हैं। यानी कि वक्ती तौर पे जुगाड़ ढूंढना कि मसले का वक्ती हल निकले, हालांकि वो वक्ती हल बाद में अजाब बन जाता है। जो गले में फिर वो बात बन जाती है कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। ये वो वाली एग्जांपल। अच्छा, तो अभी जब आप इससे बाहर आए हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि ड्रग्स से लोग बाहर नहीं आ पाते, ये एडिक्शन कभी ख़त्म नहीं हो पाती। देखें, एडिक्शन एक क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब है ये दायमी बीमारी है। इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको क्योर नहीं किया जा सकता। जैसे कि बिल्कुल डायबिटीज़ है।
डायबिटीज़ अगर एक बार कोई डायबिटिक हो गया तो वो सारी ज़िंदगी डायबिटिक ही रहेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बीमारियां ही रहेंगी। अगर वो एक्सरसाइज करेगा, खाने का ख्याल रखेगा तो वो ठीक हो जाएगा, मैनेज करता रहेगा साथ साथ, लेकिन डायबिटिक वो फिर भी रहेगा, मतलब वो चीनी इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी तरह नशे का मरीज़ अगर एक बार नशे का मरीज़ बन गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारी ज़िंदगी तबाही रहेगा। अगर वो अपने आप को ठीक कर ले, एक प्रॉपर रूटीन में आ जाए, इलाज करा ले, तो वो ठीक हो सकता है, लेकिन वो नशा फिर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। नशा नहीं इस्तेमाल, क्योंकि नशा वो इस्तेमाल करेगा तो तबाहियाँ आएंगी, क्योंकि उसकी बॉडी ने ना कह दिया। अब उसकी जो जिस्म है वो कबूल नहीं करेगा। अपनी वो उसको अर्ज को पूरा करने के लिए क्या करेगा? देखें, उसके लिए एक रूटीन, एक सोब्राइटी का सफ़र तय करना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले तो एक नज़रिया बदलना पड़ता है। नज़रिया ये कि अब मैं नशा सेफली डाइजेस्ट नहीं कर सकता। उसका कोई तरीका नहीं है नशे को डाइजेस्ट करने का, क्योंकि मेरे जिस्म ने, ये किसी और ने फैसला नहीं किया, ये उसके जिस्म ने फैसला किया कि अब वो नशे को सेफली डाइजेस्ट नहीं कर सकता। बाज़ दफ़ा बाज़ लोग ये समझ नहीं पाते कि मेरा जिस्म इनकार कर रहा है नशा डाइजेस्ट, क्योंकि वो डिनाइल में होते हैं ना, यानी वो, और इस चीज़ का ग्रीफ भी बड़ा होता है, क्योंकि इस बात से तो ना आप इनकार करेंगे ना मैं, नशे में मज़ा तो बड़ा है। अब यानी अगर ना होता तो लोग ना करें। नशा किया नहीं, मैं सिगरेट भी नहीं आपने देखा तो है, लेकिन मैंने देखा है कि लोग नशा करके पागलों की तरह कर रहे होते हैं। हाँ। उसकी वजह यह है कि इसमें मज़ा बड़ा है। लड़कियां बहुत ज़्यादा करेंगी, तो इसकी वजह यह है कि मज़ा बेपनाह है, पर ये वो मज़ा है जो किसी को चखना नहीं चाहिए था। इसे फॉरबिडन फ्रूट कह सकते हैं। अब एक बार इसको चख लिया और किसी ने इतना बड़ा मज़ा देखा हो एक बार, और आप उसे अचानक कहें कि भाई अब तुम ये मज़ा ज़िंदगी में दोबारा नहीं चख सकते, तो उसको दुख होगा या नहीं होगा? बहुत दुख होगा, तकलीफ होगा, वो ग्रीफ से गुजरेगा। इसलिए पेशेंट्स को सदमा होता है जब उनको रिहैब वाले बताते हैं कि भाई अब तुम नशा नहीं कर सकते। वो सदमे से निकलने में टाइम लगता है, लेकिन इसके अलावा चारा कोई नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं निकलेंगे तो उनकी ज़िंदगी तबाह है। उसके साथ लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग खौफ से जा नहीं पाते, या बहुत सारे लोग किसी मुश्किल में फंसे होते हैं, वो कहते हैं अब मैं ज़िंदगी से तो अक गया हूँ बहुत। इसके अंदर स्टिग्मा भी बहुत ज़्यादा होता है, शेम भी बहुत ज़्यादा होती है। लोग मेरे से लोग रब्ता करते हैं तो कहते हैं कि आप हमें ग्रुप में ना बुलाइएगा, अकेले मिलिएगा, सबके सामने, पता नहीं कोई जानने वाला ना देख ले। लेकिन कुछ चीज़ें मुश्किल होने के बावजूद भी ज़रूरी होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे शेम ज़रूरी है, इसमें शेम हील करना ज़रूरी है। शेम, क्योंकि शेम जो है वो रूट कॉज है एडिक्शन की। टॉक्सिक शेम, मैं टॉक्सिक शेम की बात कर रहा हूँ। इस चीज़ का डर कि दुनिया मुझे क्या कहेगी। अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे एक बड़ी ब्लंट होकर बात करता हूँ। आपका काम ड्रग्स के अगेंस्ट काम करना है, और मैं एक ड्रग एडिक्ट हूँ, लेकिन मैं आज आपके सामने आया ठहरा हूँ, आके कैमरे के सामने आपसे इस बारे में बात कर रहा हूँ और ओपनली कर रहा हूँ। और आज मैंने नीचे भी बात करनी है, मैं आपको सारी अपनी स्टोरी शेयर करूँगा। मुझे इसकी किसी किस्म की शेम फील हो रही है? नहीं हो रही। लेकिन क्या मुझे इससे कोई नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है? आपका मेरे बारे में नज़रिया अच्छा बन रहा है या बुरा बन रहा है? अच्छा बन रहा है। देखें, इसी तरीके से जब कोई दुनिया में शख्स आपको देखे कि एक शख्स है जो पहले नशा करता था और अब उसने नशा करना छोड़ दिया, लोग उसकी बेइज्जती नहीं करते, उसकी इज्जत करते हैं। उसकी इज्जत पहले से कई गुना बढ़ जाती है। आप सर्वाइवर हैं, बहुत बड़ी बात होती है, और ये बड़ी, इसके लिए बड़ी करेज चाहिए होती है। लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये शेम, ये कितना मुश्किल है ये इससे बाहर आना। देखें, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसमें जो सबसे मेन काम करने का वो वही है। आपकी मोटिवेशन क्या थी? मेरी मोटिवेशन अवे फ्रॉम द, मेरे माँ बाप जब तक मैं नशा करता रहा एक रात भी चैन की नींद नहीं सोए। उनको टेंशन ही टेंशन होती थी। उन्हें जब भी कोई कॉल आती थी तो उन्हें हर वक्त ये धचका लगा रहता था कि अब कोई खैर की खबर नहीं आएगी। कभी पुलिस दरवाजे पे आ जाएगी, कभी कोई कर्ज मांगने वाला आ जाएगा, कभी कोई मसला, यानी कि उन्हें टेंशन ही थी ना। और जब ये टेंशन सारी उन्होंने पढ़ के मुझे सुनाई और बताया कि देखो बेटा, तुम्हारे नशे की वजह से ये तकलीफ़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तब मेरी आंखें खुली। आप कौन सा ड्रग्स यूज़ करते थे? मैं पॉली ड्रग यूज़र था। मैंने कोई ड्रग छोड़ा नहीं है, यानी कि आप नाम ले लें, ये अब वैसे थोड़ा सा जंकी प्राइड में ना चली जाए बात, लेकिन मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ कि कोई ड्रग छोड़ा नहीं है। आइस, कोकेन, हेरोइन, हर चीज़ का मैं एडिक्ट रहा हूँ। आइस के बाद में जो आइस है, जो आजकल एक टोटली केमिकल है, पोटेंट ड्रग है जी, तो इसके बाद बंदा कहते हैं वापस आ ही नहीं सकता। बहुत मुश्किल होता है। आइस की जो मेमोरी है वो इतनी स्ट्रांग होती है, 99.99% एडिक्टिव पोटेंशियल है, साइंस ये कहती है। हाँ। यानी 1000 बंदा अगर इस्तेमाल करेगा तो 999 बंदा पहली बार इस्तेमाल करने में एडिक्ट बन जाएगा। इतना पोटेंट ड्रग है। इससे पहले अल्कोहल और चर्स होती थी, लेकिन अब आइस ने वो तबाहकारियाँ मचाई हैं, और इसी वजह से इसके इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली। यानी कि आप, तो आपको जो ये अब जो ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटीज़ हैं, लोग हैं, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है, ये जिस तरह इस ड्रग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, आप इनकी जो कार्रवाइयाँ उससे मुतासिर? बहुत ज़्यादा, बहुत फ़र्क पड़ा है। यानी इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपको ड्रग रेडिली अवेलेबल ना हो। यानी इस चीज़ से भी, अगर एक बंदे का कोई फॉर एग्जांपल मेरा रिलैप्स होने का ख़तरा है और मैं अगर सोच रहा हूँ कि आज मैं ड्रग दोबारा कर लूँ,
और वो ड्रग अवेलेबिलिटी में मुझे आधा घंटा देर हो जाती है, तो आधे घंटे में मेरा माइंड बदल जाएगा कि यार असद क्या कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो इस चीज़ की देरी करने में भी कि किसी को ड्रग फौरन ना मिल जाए, ये बहुत बड़ा काम है जो आप लोग कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक कि है। आप कई जिंदगियां बचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई आपका। हमारे एक और दोस्त हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद हमजा, उनसे बात करते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो कमर्शियल पायलट भी हैं। उनसे मुझे अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं खैरियत से? हमजा भाई, मैंने सुना है कि आप एक एडिक्शन का शिकार थे। मैंने आप जब आए हैं, मैं आपको देखा दूर से, मुझे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं हुआ कि कभी किसी दौर में आप किसी ड्रग में एडिक्ट रहे होंगे, किसी ड्रग। बिल्कुल ऐसे। तो ये कैसे ड्रग में कैसे चले गए? सर बस थोड़ा सा आपस सराउंडिंग हमारी शायद इन्वायरमेंट भी इस तरह का था। दूसरा ये मेरे केस में थोड़ा सा ये था कि मैं बहुत ओबीडियंट अपने माँ बाप का बच्चा था, तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता था। तो वो मैं जिधर भी होता था वो आप जो कहते थे वो मान लेते थे? नहीं, ये भी होता था और उसके साथ साथ ये भी होता था कि वो मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ या कहीं से भी आ रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चंस नहीं करते थे। मेरे ऊपर इतना कोई चेक एंड बैलेंस इस वजह से नहीं था क्योंकि मैं बहुत ओबीडियंट था। तो मुझे दोस्तों के साथ ही बेसिकली ये सब कुछ होता है, दोस्ती। अच्छा, मुझे आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा कि आपको कोई पैसे का प्रॉब्लम होगा या कोई ऐसी तंगी होगी, ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं? नहीं, बिल्कुल। फैमिली वाइज आप अच्छे तगड़े हैं। तो आपको ये मिली कहाँ से? पहली दफ़ा आपने कब की और कहाँ मिली आपको? सर ये फर्स्ट टाइम जो है वो ऐसी दोस्त बैठे हुए थे और स्कूल में एक ड्राइंग रूम में? कहाँ पे? मैं अपना जो है मैं अपनी मेरे ख्याल से मैं बैचलर्स उस टाइम कर चुका था। बैचलर्स कर चुके थे? जी हाँ, 23 में होंगे आप? मैं 23-22 के अराउंड। अच्छा। तो मैं सिगरेट्स पी रहा था शुरू से, लेकिन मैंने ऑन एंड ऑफ। घर पता था? नहीं पता था, वो भी छुप के बहुत देर से पता चला। अच्छा। और मुझे इस चीज़ का अफसोस भी है कि क्योंकि एजुकेशन नहीं थी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इस चीज़ की हमारी जो यंग जनरेशन है उसको हमें और ड्रग एजुकेशन देना बहुत लाजिम है, बहुत लाजमी है। मैं अच्छा खासा मतलब मैं अपने आप को पढ़ा लिखा ही समझता हूँ और है माशाल्लाह, लेकिन और मुझे भी इस चीज़ की एजुकेशन नहीं थी। मेरा थोड़ा सा ये था कि मेरे अंदर इंसाइट थी शुरू से, और मैं खुद ही अपने पेरेंट्स को अप्रोच कर चुका था जब मेरा बिल्कुल एक रॉक बॉटम जिसे कहते हैं, आप हिट कर जाता है ना, आप बिल्कुल ही फारिग हो जाते हो। तो मैं काफ़ी। कैसे बताया अपने पेरेंट्स को? मैंने उनको खुद भी पता चल रही थी बहुत सारी चीज़ें, तो वो कह रहे थे कि अगर तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम्स है तो तुम शेयर करो, लेकिन मैं उनको उस स्टेट में नहीं समझता था कि मैं इनके साथ ये शेयर कर सकता हूँ। मेरे दिमाग में यही चीज़ें आती थी कि पता नहीं वो शेयर करेंगे हमारे रिलेटिव्स के साथ, वो क्या सोचेंगे फलाने। हम इस सोचने के चक्कर में बहुत अपना नुकसान कर जाते हैं। हमें बिल्कुल इसको, ये जो हमारा जो स्टेप होना चाहिए ना, ये बिल्कुल आपका, ये जब आपको पता लगने लग जाता है, ऑब्वियस हो जाती हैं चीज़ें, आपके सामने आ जाती हैं। एहसास हुआ कि अब मेरे ख्याल से मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे इससे निकलना पड़ेगा? सर मुझे जिस दिन ये पता चला ना कि मैं जो ड्रग कर रहा हूँ। कौन सी ड्रग कर रहे थे? मैं भी पॉली ड्रग यूज़र था मैं, लेकिन जो पॉली ड्रग यूज़र माने सब ड्रग्स? जी हाँ, वो सब था। और मैं थोड़ा सा ये होता था मेरे साथ कि मैं जब सुबह उठता था तो मुझे, जब तक मैं ड्रग नहीं करता था तो मेरे से तो कोई काम ही नहीं होता था। मेरी ज़िंदगी जो है वो उस ड्रग के इर्द गिर्द ही घूम रही थी। मैंने खाना है तो वो ड्रग पहले होना है। कितना पैसा लगाया होगा आपने? सर बहुत पैसा ज़ाया हुआ है। और जो लोग पैसा नहीं लगा पाते फिर वो क्या करते हैं? सर वो चोरियाँ करते हैं, वो डाके मारते हैं, वो माँ बाप का नुकसान करते हैं, क्योंकि उसके बगैर फिर ड्रग के बगैर गुजारा नहीं होता। सर वो बहुत मुश्किल होता है, वो बड़ा मुश्किल सिचुएशन है। वो हम बात तो कर लेते हैं क्योंकि मैं तो चले एक चीज़ से गुजरा हुआ हूँ, लेकिन नॉर्मली लोगों के लिए बात करना बड़ा आसान है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। वो जो आपको उसके बाद उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके बाद जो आपको विड्रॉल्स होते हैं, वो बिल्कुल भी अनएक्सप्लेनेबल है। वो मैं उसको बयान भी नहीं करना चाहता हूँ। सच्ची तकलीफ थी वो मुझे हॉन्ट करते हैं लिटरली, वो इतने गलत थे वो। अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। आप बताएं, आप कैसा फील करते हैं आप? सर बहुत फ्रेश, और मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत लेट किया। मुझे बहुत पहले, क्योंकि मैं ऐसा समझे पेशेंट था कि मेरे इनसाइट बहुत पहले से थी कि मतलब मैं 2018 में मैंने स्टार्ट किया था, 2021 तक मुझे ये हो गया था कि मेरे साथ कुछ मसला हो गया है, और मुझे जो है वो अब कंसल्ट
करना चाहिए किसी को। यू आर वेरी हैंडसम मैन, तो आपको ये उस वक्त अंदाज़ा हो रहा जब आपने शुरू किया था तो कोई इमोशनल ट्रॉमा तो नहीं था? कोई सर इमोशनल ट्रॉमा मेरी तो थोड़ा सा उसमें सिचुएशन चेंज है। मुझे लगता है कि इसी की वजह से इमोशनल ट्रॉमा और इसी की वजह से सब चीज़ें मेरी लाइफ में आई हैं। इसी की वजह से आई हैं, ड्रग्स की वजह से मेरी लाइफ में। और कोई मेरी वालदैन के साथ कोई वो झगड़ा नहीं, मैं कोई गुस्सा, कोई लड़की का चक्कर नहीं, नो नथिंग। और ये इस तरह हुआ, ये इस तरह फाइनेंसेस वर pretty good, but still I got into it। मुझे समझ भी नहीं आता। अभी आप पायलट बन रहे हैं, कमर्शियल पायलट बन रहे हैं? सर मैं अपनी एज अ पैशन इसको फॉलो करता हूँ। मैंने एज अ पैशन ही रखा हुआ है और मैं कभी कभी फ्लाई करता हूँ। मैं वैसे आई एम इनटू स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल इंडस्ट्री। आपको लोग देख रहे हैं, नौजवान आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्या कहेंगे जो ड्रग्स में पड़ गए हुए हैं और वो बता नहीं पा रहे, कैसे बताएं? वो करेज क्या से लेके? सर मैं उनसे पहले तो उन पेरेंट्स को सबसे पहले वो मशवरा देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को जो है ना, चाहे आपको जितना भी अनकम्फर्टेबल आप फील करें, चाहे आपके लिए जितना भी ऑकवर्ड हो, जितना भी आपके ऊपर प्रेशर हो ये सोसाइटी का, आप अपने बच्चों को ड्रग एजुकेशन लाजमी दें प्लीज़। वो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। आफ्टर दैट जो लड़के हैं उनको मैं सिंपल यही कहूँगा कि आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में जो है ना, वो कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं होती है, कोई चीज़ आपको खा नहीं जाएगी। अगर किसी को पता लग जाएगा, लेट इट बी, आपका फ़ायदा हो रहा है उसमें। आप अफसोस करेंगे जो लोग जो एडिक्शन में हैं, जो फंसे हुए हैं और जो दे आर नॉट बीइंग एबल टू कन्वे टू देयर पेरेंट्स। एक तो पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि अपना रवैया ऐसे रखें कि बच्चा आपसे बात कर सके। अब मैं आपको सच्ची बताऊं तो मेरे पेरेंट्स के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन मैं बता नहीं सका उनको स्टिल, समझे आप? हाँ। मैं मतलब बड़ा उनके साथ मेरा अदब वाला रिश्ता है, लेकिन मैं स्टिल उनको नहीं बता सका कि मेरे साथ ये मसला। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती रखें, वो दोस्ती रखें, उनसे पूछें, उनके मसले डिस्कस करें, उनके साथ उनकी लाइफ में उनके साथ स्टेप बाय स्टेप उनके साथ रहें। जिधर आप उनको छोड़ेंगे ना, उधर वो स्टेप्स कहीं और चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और दोस्ती यारी के बारे में क्या कहेंगे आप? सर दोस्ती यारी मेरी नज़र में, अगर सच्ची बताऊं तो, अगर पॉजिटिविटी है उस दोस्ती यारी में, प्रोडक्टिविटी है आपकी, उस दोस्ती यारी से कोई फ़ायदा हो रहा है आपको, फाइनेंशियली आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको हर चीज़ में, एथिकली, मॉरली, हर चीज़ में आपको वो उस दोस्ती से एटलीस्ट फ़ायदा हो रहा है, तो फिर वो दोस्ती रखनी चाहिए। अगर इन चीज़ों में से कोई चीज़ उनमें एक भी नहीं है ना, तो वो दोस्ती फिर दोस्ती नहीं है सर। वो फिर आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे एक दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। स्टूडेंट हैं, नौजवान हैं। हम यहाँ अलहमरा हॉल में मौजूद हैं और एंटी ड्रग डे के ऊपर यहाँ पर एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा है। यहाँ पर जो ANF एंटी नारकोटिक्स फोर्स है वो ये कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि नौजवान जो यहाँ मौजूद हैं बाहर, जो यहाँ मुख्तलिफ क्लासेस लेते हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। ये बताएँ कितनी एज आप? मेरी 18 साल। 18 साल में ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका है, कॉलेज पढ़ते हैं ना जी बिल्कुल, कि जब ड्रग के करीब गए हों या देखा हो या दोस्त यार करते हो? दोस्त यार एक टाइम पे ऐसी कंपनी थी, देखा था काफ़ी, कॉलेज के अंदर भी है हमारे इस तरह। अच्छा, मतलब ड्रग्स अगर आप देखें वेपोर्ड लेवल पे, तो वो तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में तो अब वैसे बैन भी हो गया, सुना है कि अब दोबारा अनबैन हो गया। दोबारा अनबैन हो गया क्योंकि जो शॉप सील्ड हुई थी वो दोबारा खुली हुई नज़र आ रही है, सारी दोबारा खुली हुई नज़र आ रही है। मेरे ख्याल से बैन हो चुका हुआ है वो नहीं, दोबारा खुली नज़र आई है। मैंने कल इवन के देखी हैं। अच्छा, और हमारे उनको पकड़ना चाहिए। तो वेप की वजह से भी लड़के जाते हैं इस तरफ? बिल्कुल इस तरफ जाते हैं। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्टिंग ही वेप और पोर्ट से होती है, क्योंकि जो पहले बच्चे 10-12 साल की उम्र में जो इन चीज़ों की तरफ नहीं जा सकते थे, अब उन वेप और पोर्ट लेना उनके ज़्यादा आसान है, उसको छुपाना ज़्यादा आसान है। उसमें वो भी नहीं आती, वो भी नहीं आती है, तो माँ बाप पकड़ नहीं सकते हैं उस चीज़ को। तो इस वजह से एक नशे की तरफ पहला स्टेप उनका वेप और पोर्ट होता है, और नेक्स्ट फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं। क्या आप नशे को कैसा समझते हैं? क्योंकि मैं खुद भी एक एथलीट हूँ, तो मैं भी, अगर मैं इन चीज़ों में पड़ गया तो मैं तो अपने वो कैरियर को पूरा बर्बाद कर दूंगा। तो मेरी तरफ से तो ये चीज़ एक लानत है डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 17 बेटे, आपकी 25। ड्रग्स के बारे में क्या पता है आपको? ड्रग्स क्या होती है, पता है कुछ? ड्रग्स बहुत एडिक्टिव चीज़ है, नशे की, मतलब कि जो भी नौजवान नस्ल है एडिक्ट हो जाती है ड्रग्स से। तो आगे इर्द गिर्द दोस्त यार कहीं देखा आपने? जी बहुत हैं दोस्त वगैरह तो नहीं है, मतलब जानने वाले काफ़ी हैं जो इस पोर्ट वगैरह, सिगरेट, पोर्ट पीते हैं। पोर्ट तो किसी ने कहा आपको कि कभी आप इस तरह?
कभी ऐसा नहीं हुआ? बेटे आपने अपने इर्द गिर्द देखा लोगों को, स्पेशली लड़कियों को? बहुत देखा है। लड़कियां ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं। स्मोकिंग करती हैं? कौन सी वाली पीती हैं वो? ये तो नहीं मुझे आइडिया, लेकिन पॉट भी यूज़ करती हैं। पॉट भी यूज़ करती हैं? पॉट वो जो वेप होता है? हाँ जी, वेप यूज़ करती हैं। और वो आपने उनको देखा है? कभी आपको किसी ने कहा कि आप ये करें? नहीं, मैं खुद भी नहीं ये पसंद करती। चलें, बहुत अच्छी बात है, आप भी नहीं करते? बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच बेटे, बहुत शुक्रिया। एक और बड़ा प्यारा भाई हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका? अल्लाह का शुक्र। आपने? कितनी एज है आपकी? मेरी एज 19। ड्रग्स के कभी कोई इत्तेफाक हुआ देखने का लोगों को? मैं ये तो नहीं कह सकता आपको कि आपने हुआ नहीं। भी रिसेंटली मेरा एक फ्रेंड है, वो लम्स से शॉर्ट कोर्स कर रहा है। अच्छा। तो उसके वहाँ पे कोई लड़के थे, उन्होंने उसकी कॉफ़ी में ड्रग्स मिला दिया, उसे पता नहीं था। तो हम उससे लेके गए, उसकी कल काफ़ी तबीयत ख़राब हुई थी, हॉस्पिटल। लड़का है, उसकी कॉफ़ी में ड्रग्स मिला दी। और काफ़ी हाई डोज थी, पता नहीं है। वो उसकी वोमिट होती रही है सारी रात, तो हॉस्पिटल में रहा है वो। उसकी कॉफ़ी में थी? आपको कैसे श्योर हुआ कि कॉफ़ी में? क्योंकि जैसे उसने पिया, मैं उसको पिक करने गया हूँ, उसकी तबीयत काफ़ी बेहोश था वो। अच्छा। वोमिट कर रहा था, तो मैं उसको हॉस्पिटल ले गया हूँ, तो डॉक्टर ने बताया कि हाई डोज ड्रग्स दी गई है इसको। हाई डोज ड्रग दी गई है? और वो खुद ड्रग्स करता है? नहीं, कभी भी नहीं, आज तक नहीं किया उसने कुछ। तो आपने वहाँ उसके स्कूल, उसके कॉलेज में इसकी शिकायत की है? उन्होंने बात की उनसे, उनके टीचर से भी बात की है, तो उन्होंने कहा कि हम एक्शन लेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, आप अपना नंबर भी मैं दे दें, हमें हमारे साथ भी राब्ते में रहिएगा। अगर वो आपको तंग करें तो हम आपका ख्याल रखेंगे। ये बताएं कि ये जो ड्रग्स है ये कैसे अवेलेबल हो जाती है? कि आपको कैसे लगता है कि लड़के कहाँ से ले लेते हैं? ये तो जैसे कैंटीन वगैरह, ये जो लोकल फैकल्टी है, ये लेके आ रहे हैं अंदर, उनको पता नहीं होता, ना इनको कुछ कहने वाला है। अच्छा। वो उसको स्टूडेंट्स में दे रहे हैं। हम ये तो इंटरमीडिएट लेवल पे भी दे रहे हैं, बच्चे हमारे साथ वॉशरूम में कर रहे हैं, क्लास के अंदर बैठे कर रहे हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। ये अथॉरिटीज़ हैं, ये आपको लगता है कि ये काम करती हैं या ये जाके उनको पकड़ती हैं? नहीं, कोई बिल्कुल भी नहीं। ये जो लोकल लेवल पे सब मिक्स है, सब मिला हुआ है, सब अपने आया। स्कूल कॉलेज में जब आप देखते हैं, आप कॉलेज में पढ़ते हैं? कॉलेज में जो ड्रग्स अवेलेबल है क्या लड़कों को, जो लड़के करते हैं? अवेलेबल है। तो कैसे शुरू करते हैं ये? मेरी क्लास में अब बच्चे जिन्होंने कभी नहीं किया है, अब वो ऐसे कर रहे हैं कि वो इनके बगैर रह नहीं सकते हैं। उनकी ये हालात हुए हैं, और उनकी एज है, किसी की 18 है, 19, 17 ये एज है उनकी। वो ड्रग्स कर रहे हैं। तो आप में से किसी ने किसी टीचर को बताते हैं? कंप्लेन की है, हम काफ़ी चेकिंग हुई है, लेकिन वो बस पता नहीं चलता वो। चलें, अल्लाह ताला यार आपको महफूज रखे इस चीज़ से। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब माशाल्लाह, अब तो मेरे ख्याल से मुझे तारुफ कराते हुए भी अपना आप छोटा लगता है कि तारुफ क्या करवाएगा? आप हमारे इतने अजीज़ भाई हैं, बल्कि मैं आपसे इंस्पिरेशन लेता हूँ कि आप माशाल्लाह इतनी नौजवानी के आलम में आपने अलम उठाया हुआ है, अच्छी सहाफ़त का, अच्छे पैगाम का, माशरे की तामीर का, लोगों की मदद का। आपकी और हमारे बुजुर्गों की दुआएं। डॉक्टर साहब, ये अब हम एंटी ड्रग्स डे पे इकट्ठे हुए हैं, ड्रग एक बहुत स्वेर सिचुएशन इख्तियार कर गया पाकिस्तान के अंदर, और ना मिलना बड़ा आसान हो गया। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि दुख भरी कहानी है ये, कि वो मुआशरा जिसकी बुनियाद अखलाकियात पर है, जिसकी बुनियाद दीन पर है, और हमारी रवायात देखें, सूफ़ियों की, बुज़ुर्गों की, घरों की, हमारी पंचायतों की, हमारे गली महल्लों की, तो वहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि कोई बच्चा नीचे गिरा हुआ है, कोई बच्चा जुर्म कर रहा है, कोई बच्चा चोरी डाका कर रहा है, कोई बच्चा माँ बाप के सामने खड़ा है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इंतशार है, हमारी सोसाइटी का सवाल है। तो अब इसके वजूहात पे आप गौर करना चाहें तो 100 चीज़ें गिनवा सकते हैं। यानी माँ बाप ने तवज्जो देना छोड़ दी बच्चों पे, गली मोहल्ले में किसी को गलती से पकड़ा तो उसको उल्टा वो खुद मुजरम बन गया, बहन भाई, मौलवी साहब, मस्जिद, मदरसा, मकतब, स्कूल, फिर उसके बाद कॉलेज, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी। अच्छा, अब ये तो एक है ना इसके तालीमी और अखलाकी पहलू, या कम्युनिटी एज अ लार्ज, या उस्ताद एक रोल मॉडल के तौर पर, ये सब चीज़ें टूटी हैं। इसके साथ साथ जो है मुआशी परेशानियाँ, जॉब्स का ना होना, फिर इमोशनल इंस्टेबिलिटी, गुस्से में आ जाना, तहम्मुल नहीं रहा, हौसला नहीं रहा, बर्दाश्त नहीं रही। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर ये जो ड्रग है ना, एक बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर गया। बिल्कुल ऐसी है, मतलब है कि ये नार्को बिज़नेस इसे आप कहते हैं कि यहाँ पर इस कदर पैसा है, इस कदर पैसा, यानी जब अखलाकी
जो हमारी हदूद क़यूद टूटती हैं ना, तो फिर दौलत जो है वो राज करती है। जी ऐसी है तो डॉक्टर साहब। उस दौलत की हवस ने मतलब बड़ी खूबसूरत आज एक किसी ने बात कही कि हमारी खेतियाँ जो मोहब्बत उगती थी अब वो ड्रग्स उगती हैं। ड्रग्स तो जब ड्रग्स के आने से ये एक विशियस साइकिल है, यानी एक गलती, एक और गलती, फिर एक और गलती, अब मुआशी परेशानियाँ, ड्रग्स के बाद फिर वही आदमी जो पहले विक्टिम होता है ना, फिर वो पेडलर बन जाता है। जी ऐसे ही है। यानी एक डॉक्टर साहब, विशियस सर्कल है। आप माशाल्लाह अब आप यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं, वहाँ आपके पूरे पाकिस्तान से बच्चे आ रहे हैं, नौजवान हैं। जी बिल्कुल। तो आप इन नौजवानों को कैसे गाइड कर रहे हैं, कैसे ट्रेन कर रहे हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ तो कोई 600 के करीब बच्चे हैं और वो हमने उस पूरी अपनी जो दरसगाह है उसको स्मोक फ्री क्लियर किया हुआ है। स्मोक फ्री, ड्रग फ्री तो बाद की बात है ना, स्मोक फ्री यानी आप सिगरेट नहीं पी सकते पूरी यूनिवर्सिटी पूरी बिल्कुल चारों तरफ, और वो ज़ीरो टॉलरेंस है। अगर कोई बच्चा ये पकड़ गया तो कोई सिर्फ एविडेंस दरकार है और उसके माँ बाप को हम बुलाते हैं कि जी ये आपके बच्चे ने ये हरकत की है। बल्कि जिस दिन वो पहले दाखिल होता है ना, उस दिन वो एक दस्तखत करता है एक अहदनामे पे कि जितनी देर मैं इस यूनिवर्सिटी में रहूँगा मैं ड्रग से दूर रहूँगा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत एक काबिल तकलीद अमल है कि हम हर यूनिवर्सिटी में ये करें। बिल्कुल करें, क्यों नहीं करें? और क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्रोच बड़ी आसान हो गई हुई है। मैंने देखा है नौजवान जो से हैं वो जाई ड्रग्स की तरफ रहे हैं और वो हर चीज़ का आसान स्केप ढूंढते हैं इस ड्रग्स के अंदर। देखिए मैंने आजकल यूनिवर्सिटीज़ में बिल्कुल ऐसे है कि अंदर दाखिल होने के लिए और बाहर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जी नहीं है, कोई दीवार नहीं है, कोई गेट नहीं है। तो जिससे ऐसा हमारे माशरे के वो तबकात जो गैर समाजी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनका आना जाना, अब किसी के चेहरे पे तो बट साहब ये नहीं रखा ना कि ये कौन है, तो उनको यूनिवर्सिटीज़ को देखना चाहिए। बल्कि मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि सबसे पहले माँ बाप को देना चाहिए। माँ बाप को देखना मुझे देखना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे को किस तरह से परवरिश की है, मैंने उसे क्या अखलाकी इक़दार दी हैं, मैंने क्या उसे ज़िंदगी में कोई नस्बुल ऐन दिया है, या मैंने उसे कहा कि भाई पुत्र पैसा कमाना है। दैट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग कि हम बच्चे की परवरिश करते हैं, उसको कोई मंजिल भी देते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसको बताते हैं कि तुम आदमी नहीं हो, तुम इन्हें इंसान बनना है। बिल्कुल ठीक है। और इंसानियत ये है कि आप अपना फिक्र, ये ज़िंदगी क्या है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप बड़े सोचने वाले आदमी हैं, आप सिर्फ साफ़ी नहीं, मैं आपको दानिश्वर भी मानता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा आप देखें, इंसान जो है उसकी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। जी ऐसे ही हमें खुद से पूछना चाहिए कि मुझे मेरे खुदा ने क्यों तख्लीक किया। बिल्कुल ठीक है। तो ये ज़िंदगी जो है ना, ये एक कर्ज दिया है गया आपको, ये एक तोहफा है, ये एक इनाम है। और इंसानी सोसाइटी को पूछा जाएगा कभी कि आपने अगर अपनी सेहत को ख़राब किया तो ये भी पूछा जाएगा कि क्यों किया। बिल्कुल ठीक है, आपको सेहत दी थी, क्यों किया। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने ये इस दुआ के साथ कि हम पाकिस्तान को ड्रग फ्री भी देखेंगे, इंशाल्लाह, क्राइम फ्री भी देखेंगे, इंशाल्लाह, पॉवर्टी फ्री भी देखेंगे, इंशाल्लाह। डॉक्टर मैं आपके साथ हूँ इसमें। थैंक यू। इस बात का इरादा करना है कि ड्रग्स को रोकना है, क्योंकि ड्रग्स अगर शहर में कहते थे कि किसी को बददुआ देनी ना तो उन्हें बददुआ दे दो कि जा तेरा बच्चा नशे ते लग जाए। तो नशा पूरी की पूरी नस्लें बर्बाद कर देता है। नशा किसी के फैमिली में आ जाए तो वो पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद कर देता है। एक शख्स नशा नहीं करता, वो पूरी की पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। नशे से ख़ुद को भी बचाएं और किसी और के बच्चे को भी बचाएं। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।